नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के एक और क्रिकेट स्पेशल में। क्रिकेट स्पेशल में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की T20 सीरीज में बेहतरीन जीत की और इसके अलावा खेले जाने वाली वनडे सीरीज की। और तीन बहुत ही जाने पहचाने नाम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी तारुफ की जरूरत है, किसी परिचय की जरूरत है, लेकिन फिर भी अशोक मल्होत्रा साहब जो कि फॉर्मर टेस्ट प्लेयर रहे हैं, भारतीय टीम के कोच रहे हैं, भारतीय टीम के सेलेक्टर रहे हैं, प्रकाश वाखनकर साहब जाने माने कमेंटेटर, और इसके अलावा सुनील गुप्ता साहब भी बेहतरीन कमेंटेटर हैं, और मैं हूं संजय बैनर्जी आप सभी की खिदमत में। हुजूर, हम लोगों ने सीरीज जीत ली। प्रकाश से जो आखिरी बात हुई थी, स्कोर लाइन तकरीबन वही है, खाली टीमें पलट गई। प्रकाश, आपने इंग्लैंड 3-2 कहा था, लेकिन ये इंडिया 3-2 हो गया। बिल्कुल, और बड़ी खुशी की बात है कि हुआ। शायद आगे से ऐसे ही मुझे करना चाहिए ताकि होता रहे ये। लेकिन जैसे आपने कहा कि स्कोर लाइन तो 3-2 ही रही, वो दिखाता है कि कितनी करीबी बात रही और बड़ा अच्छा वेल कॉन्टेस्टेड सीरीज रही। दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग रही और मैचेस अच्छे हुए। ये सभी लोगों के लिए मेरे ख्याल से अच्छी बात। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि ये कहना बेहतर है कि दूसरा जीतेगा, तो शायद हम ज्यादा प्रेरित हों जीत के लिए। और टीम इंडिया ने वो करके दिखाया, जबरदस्त मुकाबला। अशोक जी, टीम के सिलेक्शन, टीम के प्रदर्शन, किसी तरह की शिकायत? देखिए, शिकायत की बात की नहीं है, पर शिकायत ये है कि नए खिलाड़ियों को मौके नहीं मिलते। देखिए, सूर्य कुमार यादव बाय डिफॉल्ट टीम में आए। अगर ईशान किशन फिट रहते तो सूर्य कुमार यादव को मौका ही नहीं मिलता। और ईशान किशन ने बेचारे ने पहले मैच में 50 बना दी। अब उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने अब ओपन करनी है। जब विराट ओपन करेगा तो फिर ईशान की क्या जरूरत, क्या किस तरह टीम में आएंगे? उनका कोई मौका ही नहीं है उनके पास। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ये बहुत जबरदस्त सोच है कि अगर विराट और रोहित ओपन करते हैं, क्योंकि विराट के लिए 20 ओवर खेलना बहुत महत्वपूर्ण। उनका गेम है, अगर वो 10 ओवर खेलते हैं तो उतना उनकी महत्वता नहीं रहती, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। और अगर वो ओपन करते हैं, 20 ओवर खेलते हैं, तो फिर उनको अपनी इनिंग बनाने का मौका मिलता है। ये अगर मैं कहूं कि मास्टर स्ट्रोक है, गलत नहीं होगा, लेकिन ईशान के लिए यू विल हैव टू स्पेयर अ थॉट फॉर हिम, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बेचारे टीम से बाहर हो गए। लेकिन सूर्य कुमार यादव जो करिश्मा किया, उन्होंने दर्शाया है कि मेरे को इतनी देर क्यों बाहर रखा, क्योंकि पहली बॉल पर आकर जिस तरह उन्होंने जोफ्रा आर्चर को छक्का लगाया, वो 57 रन पहली इनिंग में बनाए, और कल भी 17 बॉल में 32 रन बना दिए उन्होंने इन नो टाइम। आते ही जिस तरह वो खेलते, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कल विराट को ज्यादा करना नहीं था, एक छोर से खड़े होकर दूसरे खिलाड़ी के स्ट्रोक प्ले का आनंद लेना और अपने अंदाज से क्रिकेट खेलनी। तो उनको बिल्कुल सही दूसरी तरफ से हिट मारने वाले खिलाड़ी थे और वो इनिंग बिल्ड कर रहे थे, कैंकर की भूमिका बखूबी अदा कर रहे थे। तो बिल्कुल, अगर मैं कहूं कि परफेक्ट मैच इंडिया ने खेला तो गलत नहीं होगा। और ज्यादा मेरे को किसी सिलेक्शन में कुछ ज्यादा शिकायत नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ी सी दया आ रही है ईशान किशन पे। खैर, अभी ईशान किशन को मौके मिलेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि शायद उन्हें ग्रॉइन इंजुरी है और इसलिए शायद वो अगले मैच में सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन 5वें मैच में क्या हुआ इस सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है। विराट कोहली ने अभी ओपनिंग की है सुनील जी T20 में, और काफी कामयाब रहे हैं। विराट कोहली जिस तरह के शख्स हैं, जिस तरह के कप्तान हैं, जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर वो वनडे में भी ऐसा कर दें तो शायद कोई हैरत नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के अंदर इतने ओपनर्स अभी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर विराट आते हैं तो वो सब तो बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं संजय जी, मैं एक चीज बहुत दिनों से कह रहा हूं कि जो टीम का मंत्रा होना चाहिए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। T20 गेम में स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी इज पैरामाउंट। और जो विराट ने किया बाय ओपनिंग, वो सचिन तेंदुलकर ने बहुत पहले किया था न्यूजीलैंड में जब वो आए थे ओडीआई में। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज विराट चमक गए, कल कुछ और हो सकता है। तो एवरीबॉडी शुड बी एन ओपनर। सबको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए, सबको फिनिशर होने चाहिए। ये हो नहीं सकता, आई एम नॉट सेइंग कि सब होंगे, बट उनको तैयार रहना चाहिए कि मेरी ये जिम्मेवारी है एट दिस टाइम।
T20 गेम्स में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अपने रोल को बदलते। बॉलर्स को देखिए, यानी कि बॉलर्स आके 4 ओवर्स ऑन द ट्रॉट बॉल करते हैं, तो 1 ओवर, फिर कभी 1 ओवर, फिर कभी 2 ओवर, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बैट्समैन क्यों नहीं फ्लेक्सिबल हो सकते? पहले ये बैटिंग ऑर्डर पे इतनी चर्चा होती थी, इतनी चर्चा कि ये बैटिंग ऑर्डर क्या चीज है, कोई तो मीनिंग स्टोन में तो लिखी नहीं है कि आप 1 नंबर पे आएंगे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। क्यों? जैसा सिचुएशन डिमांड करता है वैसे आपको खेलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए जो कल हुआ। बिल्कुल प्रकाश भाई, सुनील सर ने जैसा कहा कि बैटिंग ऑर्डर को यानी कि बैटिंग क्रम को लेकर के जो चर्चा होती है, शायद उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है T20 क्रिकेट में या ओडीआई में, शॉर्टर फॉर्मेट्स में खासतौर से। लेकिन हमने ये देखा है, महसूस किया है कि ये चर्चा आज की चर्चा नहीं है, ये अनंत काल से चर्चा चलती आ रही है। आप देखें, विराट कोहली तीसरे मैच में 3 नंबर पर उतरे, चौथे मैच में 4 नंबर पर उतरे, 5वें मैच में वो पारी की शुरुआत करने उतरे। ईशान किशन ने ओपनिंग की, 50 लगाई, अगले मैच में वो नंबर 3 पर आ गए। तो इस तरह के चेंजेस से क्या सचमुच बैट्समैन के कंसंट्रेशन पर कोई असर पड़ता है? आपने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है। संजय, मैं नहीं इस बात से इत्तेफाक रखता। मैं सुनील की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी आजकल का मंत्र है T20 में। ठीक है, खास तौर पे T20, मैं ओडीआई के लिए इतना नहीं कहूंगा, लेकिन T20 और इसके रहते हुए मुझे ये लगता है कि जिसको कहते हैं ना फीस्ट ऑफ रिचेस, इतनी चीजें हैं, इतने टैलेंटेड और इतने ज्यादा लोग भारतीय टीम के सिलेक्शन के दायरे में हैं, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक बहुत कंफर्टिंग फैक्टर है रवि शास्त्री और टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई के लिए कि जरूरत पड़ने पर वो किसी को भी ऑलमोस्ट ला करके खिला सकते हैं। और जैसे हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया की टूर से लेकर के ये लोग, ये लड़के तैयार हैं बिल्कुल। अशोक जी ने शायद लफ्ज इस्तेमाल किया था कि दे आर मैच एंड टेम्परामेंट रेडी, कि उनको अब ये नहीं जरूरी है कि आप लाइए, टूर पे लेके जाइए, जरा नेट में बॉलिंग कराइए, फिर खिलवाइए। नहीं, अब ये ऐसे हैं कि इनको उठाया और समुद्र में डाल दिया, ये तैर के निकल जाएंगे। अब ठीक है, उसमें कहीं सक्सेस होगा, कहीं फेलियर होगा। ईशान किशन की जहां तक बात है, तो ये भी एक क्रिकेट का, एक स्पोर्ट का दस्तूर रहा। आप अशोक जी से पूछिए, उनके अपने प्लेइंग डेज में ऐसे कितने क्रिकेटर रहे पूरे देश में जो फ्रिंज पे थे, शायद अच्छे भी थे, नहीं मिला मौका। ये तकदीर है, ये किस्मत है। लेकिन आज के जमाने में इन सारे यंगस्टर्स में ये इतनी भूख है कि एक मौका मिलेगा तो जाकर के मैं कुछ कर दिखाऊंगा। ये जो जुनून है, इसके रहते हुए मुझे लगता नहीं ये चिंता का विषय है, ये बड़ा फायदे का विषय है। ये सोचना चाहिए कि आगे चल के 2 टीमें बने कि नहीं बने, यही वाली बात निकलेगी। जैसे अशोक जी ने कहा था कि एशियन चैंपियनशिप के लिए शायद अलग टीम जाएगी, वो सब होगा। तो टैलेंट है, सब लोग खेलेंगे और ये अच्छा है क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए बुरा नहीं। बिल्कुल, हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। अशोक जी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से देखें, इंडिया के जिस प्लेयर ने भी डेब्यू किया है, हम शार्दुल ठाकुर को भी मान करके चलते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही डेब्यू किया, क्योंकि उससे पहले वो खेल चुके थे, लेकिन बहुत ही मामूली खेले थे, जो खेलने का मतलब नहीं था। जिसने भी डेब्यू किया है बहुत तगड़ा किया है, नटराजन हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, ईशान किशन हो और अब सूर्य कुमार यादव हो। लेकिन जो ऑलरेडी प्लेयर्स हमारी टीम के साथ लंबे समय से चल रहे हैं, शायद वो उस लिहाज से उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। लोकेश राहुल का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 4 पारियों में वो फेल रहे। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप चांस दीजिए, वो आपकी वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में है, आप उनके ऊपर एतबार कीजिए। लेकिन हम कब तक एतबार करेंगे? सब कहते हैं कि एक बड़ा नॉक चाहिए उन्हें, हर प्लेयर को एक ही बड़ा नॉक चाहिए। आप क्या कहेंगे कि नए जो प्लेयर्स हैं, क्या उन्हें ज्यादा मौके मिलने चाहिए और पुरानों को भी उसी हद से परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, एक बात है कि जो पुराने प्लेयर है दे हैव टू बी ऑन देयर टोज, क्योंकि जो बेंच है ना, हमारी बेंच पे बैठने की जगह नहीं है, लोग खड़े कंधे से कंधा लगा के खड़े, क्योंकि मौका मिलते ही कूदने के लिए तैयार। जिस तरह ईशान किशन ने दिखाया, जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने दिखाया, या ऑस्ट्रेलिया में शार्दुल ठाकुर ने दिखाया, वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया, मोहम्मद सिराज ने दिखाया, ये वो खिलाड़ी जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
और अगर आप 4 मैच, जैसे आपने कहा कि मैं भी लोकेश राहुल, उसका राहुल का बहुत बड़ा फैन, लेकिन परेशानी ये है कि आप 4 मैच फेल नहीं हो सकते। आप 4 मैच, वो शायद विराट और रोहित ही फेल हो सकते हैं और बस और किसी के में दम नहीं। अगर कल को श्रेयस अय्यर भी 4 मैच फेल हो जाते तो उनपे भी सवाल निशान आ जाए। तो निश्चित रूप से, क्योंकि पीछे जो लड़के आ रहे हैं वो इतने जबरदस्त आ रहे हैं कि मौका मिलते ही वो मौके पे चौका लगाते, और यहाँ अगर मैं कहूं कि छक्का लगाते हैं जैसे सूर्य कुमार यादव ने किया, तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह जो सेटल खिलाड़ी है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं अभी भी निराश हूं कि ईशान किशन वनडे टीम में क्यों नहीं, और शुभमन गिल उनसे पहले क्यों, क्योंकि शुभमन गिल अच्छे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा अच्छा नहीं किया, जबकि ईशान ने जब अच्छा किया है तो उनको मौका दीजिए। वो आप एक सेकंड विकेट कीपर बल्लेबाज की तरह आप उनको टीम में रख सकते। और मेरे को ना जाने क्यों लग रहा है कि जो सेटल खिलाड़ी हैं, चाहे वो शिखर धवन हो या चाहे लोकेश राहुल हो, उनपे अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान आने शुरू हो गए, क्योंकि अब आप सूर्य कुमार यादव को ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो इसी तरह खेलते रहे तो वो 2020 वर्ल्ड कप का हिस्सा होने ही जा रहे हैं, और ईशान किशन को भी आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। मौका मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन वो टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो उसके चलते गाज किस पे गिरेगी? ऐसा लगता है कि शिखर धवन, उन पे गाज गिरने जा रही है। LK राहुल, लोकेश राहुल शायद उन पे गाज गिर सकती है। तो निश्चित रूप से युवाओं ने, क्योंकि ये फियरलेस क्रिकेट, ये मॉडर्न डे जो क्रिकेट है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि आते ही परवाह नहीं करते कौन गेंदबाज है, कैसा सिचुएशन है। ऐसा लगता है कि वो, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि आप इनको गहराई में फेंक दीजिए, अपना तैर कर खुद ब खुद निकल जाए। बिल्कुल, ये ऐसे तैराक हैं, बड़े कुशल तैराक, और हो सकता है उतने ही बेहतर तैराक हैं जितने जो अभी टीम का हिस्सा, उनसे शायद बेहतर ही साबित हो सकता अगर मौका मिलेगा। लेकिन यह है कि कुछ खिलाड़ियों को, जो लक की बात की है, कुछ खिलाड़ी फेवरेट्स हैं और कुछ पे शायद कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो उसी को लक कहते हैं शायद। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद से एक बात बहुत अच्छी देखने को मिली है कि हमारी यंग ब्रिगेड बहुत तेजी के साथ आगे आ रही है, और जिसको भी मौका मिला है उसने परफॉर्म किया है, और इसका प्रेशर, इसका दबाव निश्चित तौर पर जो सीजन प्लेयर हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन पर पड़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। हम बॉलिंग का जिक्र करना चाहेंगे सुनील सर, खासतौर से भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, जब उन्हें पहले मैच में खिलाया गया तो बमुश्किल उनकी 2 या 3 गेंदें 130 प्लस थी, और बहुत ही कमजोर गेंदों का प्रदर्शन था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंप्रूव किया और कल तो उन्होंने कमाल कर दी। शार्दुल ठाकुर थोड़े से खर्चीले साबित होते हैं, लेकिन हर बार सेटल जोड़ी को तोड़ते हैं। तो ये एक अच्छी पौध है हमारे पास। ऐसे में अब सिराज हैं, सैनी हैं, मेरा वही कहने का मतलब कि क्राउड अच्छा खासा अब बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी है। बिल्कुल सही। आपको याद होगा कि पहले मैच के बाद जब हम मिले थे तो हमने भुवनेश्वर की जिक्र की थी कि ही वाज नॉट लुकिंग अप टू द पार्ट, बट यही है कि आप जितना मौका दोगे, वो जैसे अशोक जी कह रहे थे, ट्राइड एंड टेस्टेड। अब कितना ट्राइड कितना टेस्टेड उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि ही वाज ब्रॉट इन T20 सीरीज के लिए। वो आए थे, चलो आप खेलेंगे, आप लीड कर लेंगे, जसप्रीत बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, कोई नहीं है, तो आप करेंगे, और इसने बिल्कुल निभाया। मैं फिर आता हूं, जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि जो मेन इश्यू है कि सिलेक्शन, कि एवरी गेम के लिए आपको सिलेक्ट करना है, और एक तो कंडीशंस होंगी, जो भी कंडीशंस होंगी तो उसके मुताबिक आप करेंगे, पर नेवरदलेस आपको सिलेक्ट करना है। पर आप पे ऑलवेज माइंड में एक कोर टीम है कि कोर टीम में कौन है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो टीम लिस्ट पे पहले 2-3 नाम कौन से जाते हैं, तो बॉलर्स के भी होने चाहिए, और एक तो होंगे ओडीआई टीम में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह खेल ही नहीं रहे मेरे ख्याल में। ये बुमराह नहीं खेल रहे, क्योंकि तो मेरे ख्याल में ये असली सवाल उठेगा जब T20 वर्ल्ड कप आएगा, जब बुमराह भी होंगे, जब शमी भी होंगे, जब सिराज भी होंगे, ये सब लोग होंगे, तो तब क्या होगा, कितने लोग को सिलेक्ट करेंगे वो। बट वो अच्छी डायलेमा है, वो अच्छी प्रॉब्लम है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए, एक जैसे वॉशिंगटन सुंदर। अब वॉशिंगटन सुंदर, हाँ ठीक है, वो आए थे एक जॉब करने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा वो जॉब किया ऑस्ट्रेलिया में, बट आप T20 में देखें तो अप एंड डाउन, वेरी अप एंड डाउन। तो एक चीज हम कहते हैं कि आपने परफॉर्म नहीं किया, जैसे KL राहुल, एंड आई फील रियली बैड फॉर हिम, ही इज अ गुड प्लेयर, बट मेरे ख्याल में
मेंटली जब होता है ना, आपको मालूम है, एक फेलियर के बाद वो प्रेशर आता है, सेकंड फेलियर के बाद और प्रेशर, थर्ड के बाद और प्रेशर, और फिर आपका गेम बिल्कुल टूट जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सोच लीजिए कि जैसे शिखर धवन है, आपने मेरी राय सुनी थी पिछली बारी, मैं फिर से कहता हूं, तो प्लीज यूथ को एक टाइम दीजिए, वो तो अब हो गया यार, वो आप लाओ। जैसे अशोक जी कह रहे थे ईशान किशन, मैंने 3 दफा टीम शीट पढ़ी, जो 18 नाम थे, कि ईशान किशन का नाम नहीं है, मैं क्या कोई मिसिंग हो गया? मैं ऑनलाइन भी चेक किया, ईशान किशन का नाम नहीं था, तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया। तो ये 1-2 एनोमलीज होती हैं दैट आई थिंक पीपल नीड टू बी क्लियर अबाउट कि ये क्यों हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है प्रकाश भाई, खास तौर से जिस तरह की क्रिकेट हुई है वो जबरदस्त हुई है। ये अलग बात है कि विराट कोहली ने जो भी फैसले लिए हैं वो सही उनके हक में गए हैं, लेकिन 5 बॉलर्स को लेकर के T20 खेलना मींस नॉट 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं है, 5 ऐसे बॉलर हैं जो जरूरत पड़ने पर बॉलिंग करते हैं, उसमें से 2 या 3 स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ सिर्फ 5 बॉलर्स को लेकर के करना क्या सही फैसला था? ये अलग बात है कि उस फैसले में हम सही निकल के आए हैं। संजय, मेरा मानना है जो आखिरी मैच में जो कॉम्बिनेशन हुआ, और मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें टू हैव 5 स्पेशलिस्ट बॉलर होना और हार्दिक पांड्या का प्रेजेंस होना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत अच्छा बैलेंस लाता है टीम को। हार्दिक की फिटनेस कम से कम अभी तो लग रही है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्लस है भारतीय टीम के लिए। लेकिन ये तब हुआ जब उन्होंने केएल राहुल को ड्रॉप किया, एक बैट्समैन को ड्रॉप करके एक बॉलर को इंक्लूड किया। जी ठीक है, और वो तो होगा। देखिए ऐसा है, भारत में कितने 125 करोड़ लोग हैं शायद, कल तक, आज थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। हर एक का अपना ओपिनियन होता है भैया सिलेक्शन। अब ईशान किशन की बात उठाई अशोक जी ने भी, सुनील ने, क्या हम में से किसी को पता है कि ईशान किशन की इंजरी है नहीं है, सीरियस है नहीं है? मुझे भी नहीं पता। ये मैं बात बिल्कुल मानता हूं कि शायद अब धीरे धीरे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पे आना पड़ेगा, ताकि जो हजारों करोड़ों फैंस हैं उनको ये बताया जाए या समझाया जाए कि भाई, जैसे पता है क्यों जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, सबको पता है कि भाई ईशान किशन को इंजरी है होते हुए हम नहीं चाहते एक्सपोज करना, अगर वैसी बात तो फिर ये बवाल नहीं उठता, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे क्रिकेट के फील्ड पे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है, वैसे हमें हमारी कम्युनिकेशन फैंस के लिए इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, चीजें बताना जरूरी है। वो माने ना माने वो अलग बात, लेकिन अपनी तरफ से बता देना बहुत जरूरी। जी, ये अशोक जी, मैं भी प्रकाश भाई की राय से पूरी तरह से सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं। हाल फिलहाल के हमने दिनों में देखा है कि किसी भी तरह के जब इस तरह की चीजें उठती हैं, भाई ईशान किशन को नहीं लेना, सबको थोड़ा सा सदमा लगा है, सब चौंके हैं क्यों नहीं लेकर के गए, लेकिन कोई क्लैरिटी सेलेक्टर्स की तरफ से नहीं आती है आजकल। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजों को क्लियर नहीं करता है जो पहले जमाने में हुआ करती थी। तो ये फर्क कैसे आ गया? देखिए, पारदर्शिता का अभाव काफी समय से आ रहा है, और मैं भी हैरान, मैं भी बिल्कुल प्रकाश जी की बात से सहमत, क्योंकि बिल्कुल होनी चाहिए पारदर्शिता। ईशान किशन टीम का हिस्सा क्यों नहीं? केएल राहुल इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं? केएल राहुल ने नहीं खेलना है वनडे क्रिकेट, क्योंकि वो टीम में नहीं जाने वाले। क्या केएल राहुल को बाहर बैठाने के लिए आपने टीम में रखा है? तो उसके लिए आप एक युवा को रख सकते हैं। मैं इस बात से हैरान, क्योंकि अगर केएल राहुल को दिखाने वाले थप्पड़ की तरह ही आप इस्तेमाल करने वाले हैं, तो फिर आप उस युवा को कम से कम मौका तो दीजिए जिसने अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं यही कह सकता हूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि ईशान किशन शायद 2020 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह विराट कोहली ने जिस तरह बात की, उनको बहुत प्रभावित किया है सूर्य कुमार यादव, जिसने सबको प्रभावित किया। लेकिन अब वो ईशान किशन की बात नहीं करते, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा है उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं अब ओपन करूं, और जब उनका कहना पत्थर पे लगी। और अगर वो ओपन करते हैं तो फिर ईशान किशन का कोई रोल नहीं, लेकिन केएल राहुल का रोल है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, और कहीं ना कहीं विराट के बहुत बड़े मित्र हैं। देखिए, मित्रता बहुत कारगर साबित होती है। इससे पहले धोनी थे, उनके भी मित्र टीम में होते थे, और अब विराट कोहली है तो उनके मित्र भी टीम में हैं। तो सीधी बात है, देखिए आप माने या ना जाने,
प्रकाश जी चाहे माने या ना माने, लेकिन हर खिलाड़ी, हर कप्तान के अपने चहेते होते हैं। और ये एक और उदाहरण कि केएल राहुल उनके चहेते हैं, इसलिए लगातार उनके नाम की वो वकालत करते जा रहे हैं। 4 मैच के बाद एक बार फिर वो टीम का हिस्सा है एक दिवसीय क्रिकेट में, जबकि आपको ईशान किशन को आप आसानी से टीम में खिला सकते थे, अगर नहीं भी खिलाते तो टीम में रख सकते। प्रकाश भाई नहीं, मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा, ये राय है, अपनी राय है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी अपनी राय है, ठीक है। तो मित्रता अपनी जगह, देश के लिए टीम चुनना अपनी जगह, और जो रियलिटीज हैं वो कुछ हमें दिखती हैं, कुछ दरवाजे के पीछे होती है, हमें नहीं पता। मेरा सिर्फ ये मानना है कि समय आता है, और जब समय आता है तो परफॉर्म करना, ये गीता में भी लिखा हुआ है भाई साहब। अब ईशान किशन ने पढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया, फिर मौका मिलेगा फिर परफॉर्म करेंगे, भगवान की दया और उनकी टैलेंट रही तो। लेकिन हम लोग ना बड़े जल्दी राइट ऑफ करने पे भी आ जाते हैं लोग। प्रकाश भाई याद रखिए, पहले मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार के लिए क्या क्या चीजें बोली गई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे नहीं होता यार, यूथ सिर्फ यूथ से काम नहीं होता दोस्त, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता। प्रकाश जी एक छोटी सी बात, जो इन फॉर्म खिलाड़ी उसको आप खिलाएंगे या आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को खिलाएंगे, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। और जब क्योंकि मैं भी बल्लेबाज था, जब आप फेल करते हैं ना, एक मैच के बाद आप थोड़े नर्वस होते हैं, दूसरे के मैच के बाद थोड़े और नर्वस होते हैं, तीसरे मैच के बाद आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, चौथे मैच के बाद आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं। विश्वास करिए, और ये इतिहास है। और अब कहीं ना कहीं और ईशान किशन इन फॉर्म, ये फर्क है बस। बिल्कुल ठीक बात आपकी, और मैं कहता हूं ये डिबेट तभी खत्म होगा जब अगला आईपीएल सीजन खत्म, तब देखेंगे। क्योंकि उसी के आधार पे अब ये जो 2-4 खाली जगहें होंगी वो भरी जाएंगी। देखिए T20 में इंजरीज का बड़ा बोलबाला रहता है, तो इस तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि हमें टीम को डाइसेक्ट करके हम कुछ नतीजे पे पहुंच पाएंगे। हर एक की अपनी ओपिनियन है और रिस्पेक्टेड है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि भारतीय टीम के पास एक सिचुएशन आज ऐसी है कि वो बहुत बड़े मेन्यू से चूज कर सकते हैं, और जो उनकी टेस्ट होगी वो बुफे से उठा करके टीम को बना सकते हैं। विराट कोहली का ओपन करना मेरे लिए ये ऐसा डिसीजन है जो देखते हैं आरसीबी के लिए कैसे चलता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो लीग के लिए भी, आईपीएल में भी अगर वो नहीं चला तो ये सारा बात निकल जाएगी। कल जैसे सुनील ने कहा, पहला चांस था, बॉक्स ऑफिस हिट हो गया, इसका मतलब नहीं है कि उसी हीरो के साथ की हुई हर फिल्म सुपर हिट होगी। जी सुनील सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग की बाय एंड लार्ज और बैट्समैन की। जी। मैं आता हूं अपने पुराने किस्से पर, स्पिनर्स की। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ट्विटर एक्सचेंज था मेरा बोरिया मजूमदार के साथ, जब उन्होंने कुछ लिखा कि किसी ने वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं किया तो उसको ऐसे बदलना चाहिए। तो हाँ, तो मैंने कहा तो फिर मे बी आपको कैप्टन भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक बॉल ओवर के बाद शार्दुल ठाकुर आई थिंक 3rd ODI में अच्छा बॉल कर रहे थे, उनको निकाला और चहल को वो लाए, और चहल तो 16 रन के लिए गए, एक विकेट तो मिल गया, 16 रन के गए। उसके बाद क्या, मैंने कहा आपको सोचना चाहिए कि अगर बॉलर रिदम में है और न्यू बॉल है तो फिर सडनली आप चहल को क्यों ला रहे हो। और मैं यही कह रहा हूँ कि हम फास्ट गेंदबाजी के सब बात कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, ये सब ऑल दैट, बट आप स्पिनर्स की बात करो, वाशिंगटन सुंदर, वो देयर एंड देयर अबाउट्स, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि चहल को निकाल के चहर को लाए, एक मैच में उन्होंने ठीक किया, कल काफी रन्स दिए, ये होता है, ये सबके साथ होता है। बट फिर से मैं कहता हूं कि अगर आप देख रहे हैं कि विकेट टेकिंग बॉलर्स आप ले रहे हैं जो फास्ट बॉलर्स हैं, तो आप स्पिनर्स को क्यों नहीं इस इंटेंसिटी से घूरते कि ये कौन लोग हैं जो मुझको मिडिल ओवर्स में विकेट्स देंगे। मिडिल ओवर्स ये नहीं है कि हम रन्स को रोकें, अगर आप विकेट्स लोगे तो नेसेसरीली रन्स रुक जाएंगे।
बट ये हमारी मेरे कहीं वो मेरे ख्याल में ख्याल से निकल गया है। और आई एम सो हैप्पी फिर से कि हमारे दोस्त, मेरा दोस्त, मैं उनको जानता नहीं हूँ, कुलदीप यादव है ओडीआई टीम में, एटलीस्ट उनको मौका मिला। हम कह रहे थे कि केएल राहुल कितने मौके मिले, इनको कितने मौके मिले, और आप देख रहे हो न्यूज़पेपर्स में कि लोग लिख रहे हैं कि ओहो अब कुलदीप यादव हैज टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अरे जी, उनको ड्राइंग बोर्ड कहाँ मिला? He has to go back to the drawing board. उनको कलर्स ही नहीं मिले ड्राइंग बोर्ड पे कुछ करने के लिए। अब वो लोग सुनील जी, परेशानी ये है कि अभी भी खेलना नहीं है उसने, अभी भी कुलदीप ने सिर्फ It is ridiculous. It is ridiculous. वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से बिठा रहे हो, एक जमाई की तरह आपने उनको रखा हुआ। आप यहाँ तो खिलाइए या निकालिए। एंड ऑफ स्टोरी। वनडे टीम में जो स्पिनर्स हैं, कृणाल हैं, उनको पहली बार ओडीआई में मौका मिल सकता है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर हैं अपनी जगह पर, युजवेंद्र चहल हैं, और चौथे कुलदीप हैं। तो कुलदीप मुझे लगता है कि चौथे पे ही बने रहेंगे, या हो सकता है एक आध मैच में उन्हें मौका मिला, और अगर वो नहीं चले तो उनका जो टूर है, जो लगातार टीम इंडिया के साथ का टूर है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर ये सॉरी संजय जी, फिर उनको पहला मैच देना चाहिए, उनको दो। ये नहीं कि लास्ट मैच में अगर 1-1 है फिर कुलदीप यादव को लाओ और प्रेशर डालो उसके ऊपर कि वो हो अब जीतना है ये मैच एक्सेट्रा। क्यों पहले मैच में दो उसको मौका। अपने सुंदर को देख लिया, अपने सबको देख लिया, अब इसको मौका दो ना, इनको क्यों नहीं देते? जी प्रकाश जी, मेरा मानना है कुलदीप यादव खेलेंगे, पहला मैच खेलेंगे। पहला मैच पहला तो खेलने दो। काइंड ऑफ यू प्रकाश, सो काइंड ऑफ यू। पहला तो खेलेंगे, पहला तो खेलने दो, सच में पहले खेले, उसके बाद फिर देखना। खेलें, अच्छा करें, आगे चलेंगे, ठीक है। मेरा ये मानना है, देखिए इंपॉर्टेंस को भी देखना होता है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए T20 से जुड़ी हुई काफी चीजें करना लाजमी है। रही 50 ओवर की बात, तो ये 3 मैच सीरीज मेरे को लगता है या तो कोई कमिटमेंट का हिस्सा है या कोई टेलीविजन राइट्स का हिस्सा है, इसका कुछ तुक बनता नहीं है, लेकिन है तो। और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियंस हैं, तो चूंकि वो है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं मैं कह रहा कि भारतीय टीम इसको सीरियसली नहीं लेगी। मुझे लगता है कि फॉर्मेट में जो अंतर बनता जा रहा है, मेरे जैसे कई लोगों ने कहा था, मैं पहला आदमी हूं एडमिट करने के लिए, मैंने कहा था कि ये 50 ओवर का जो फॉर्मेट है, इसमें कुछ नॉवेल्टी अब रही नहीं। ये ना घर का ना घाट का हो गया, ठीक है। 5 दिन का 2020 ना टेस्ट मैच, अपनी उसमें रोमांच है, T20 में अपना रोमांच है अलग टाइप का। ये त्रिशंकु की तरह है कि इसमें आप पहले 10 ओवर में T20 खेलो, आखिरी 10 ओवर में T20 खेलो, बीच में एक सॉर्ट ऑफ नाइदर हियर नॉट देयर वाला एक टेस्ट मैच टाइप कुछ खेलो। तो इसको रिवाइव किस तरह से किया जाएगा और उसमें किन लोगों को मौका मिलेगा? देखिए मेरे हिसाब से, और अशोक जी ज्यादा जानते हैं, जो बैट्समैन या बॉलर फॉर्म में नहीं है उसको शायद ओडीआई फॉर्मेट में वापस आने का ज्यादा मौका है, क्योंकि थोड़ा सा हेडरूम है कि भाई थोड़ा 2-4 ओवर इधर उधर, 10 बॉल खेल लिए, सिंगल्स ले ली, फार्म कर लिया, स्ट्राइक, ये मौका मिलता है। तो ये हमको देखने को मिलना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है इन 3 ओडीआईज में। प्रकाश भाई, इसका मतलब जो T20 के जो प्लेयर्स हैं या जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल हैं, उन्हें ही ज्यादा प्रोमिनेंस मिलेगा इस ओडीआई सीरीज में, उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे? मुझे पता नहीं संदीप में, संजय, एक तो पूना का विकेट कैसे बन रहा है मुझे पता नहीं है, गर्मी बहुत पड़ी हुई है यहाँ पर। पिछले कई दिनों से विकेट के बारे में जब हमने पूछा है तो एमसीए वाले तो बिल्कुल चुप हैं। किस तरह का विकेट बना होगा मुझे नहीं पता। अगर ये वनडे विकेट्स, वनडे ट्रैक्स बने हैं बिल्कुल, मतलब कड़क बैटिंग पैराडाइज, रास्ता टाइप्स, तो फिर तो मतलब कुलदीप ना ही खेले तो अच्छा है, बिला विजा पटेंगे बेचारे। लेकिन अगर ये फेयर विकेट्स हैं तो मजा आएगा। क्राउड्स होने वाले नहीं है, महाराष्ट्र ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। ये तो बहुत अच्छा किया। और अहमदाबाद में भी अगर आपको याद हो, हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, परेशान थे, जिस तरह से क्राउड बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग एकदम खत्म करके मैच देख रहे थे, दैट वाज टू मच। तो ये वो तो वो मौजू आप खोलिए मत, बिकॉज उसके लिए अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। संजय जी, मैं दूसरा मैच देख रहा था मैदान से, और मैं यही पूछ रहा था कि भैया ये सन्नाटा क्यों?
मैं यही पूछ रहा था तुमसे कि ये सन्नाटा क्यों? क्योंकि मैं 2 मैच में तो इतना शोरगुल था। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है लोगों को जितने एंजॉय करना था 1-2 साल में क्रिकेट में वो कर चुके हैं अहमदाबाद के पहले 2 मैच। हेलो T20 हो गया वहाँ। हाउ डी T20 हो गया। एक चीज और है जिस पर हम लोग शायद अब आज उतना वक्त नहीं, प्रकाश कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, जिस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, एक तो एक कंक्लूसिव एविडेंस, ये एक नई ट्रेडिशन, नई परंपरा, नई चीज फिर सुनने में आई है क्रिकेट में, और दूसरा ये अंपायर्स कॉल। 30 सेकंड नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं, एक बहुत सीनियर, नहीं, एक बहुत सीनियर और आईसीसी से जुड़े हुए भारतीय क्रिकेटर हैं, उनसे बातचीत हुई, मेरी हुई, और मुझे पता है आप किसकी याद आ रही है आपको, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि बातचीत हुई तो आप सोच रहे होंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, असल में हुई। तो उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि भाई अंपायर्स कॉल वाली बात और ये जो डिस्टेंस या सॉफ्ट कॉल वाली बात, ये कहां तक चल रही है? सॉफ्ट कॉल ज्यादा बड़ा इशू है, कंक्लूसिव एविडेंस उसकी वजह से आता है, वरना नहीं आता। तो मेरी समझ में ये आया है कि अंपायर्स कॉल पे अभी भी बहुत ज्यादा चर्चा है, और दोनों तरफ की चर्चा है, क्योंकि वो जो लाइन ऑफ विजन, ऑन ग्राउंड, फाइनल मूवमेंट, ये सारा एंगल जो कैमरा नहीं पकड़ सकता, उसके रहते हुए शायद अंपायर कॉल अभी भी थोड़ा रिटेन होने के चांसेस हैं। लेकिन ये सॉफ्ट कॉल वाला प्रॉब्लम जो है, ये शायद अगले आईसीसी की जो भी सीरियस कमेटी होती है, क्रिकेट कमेटी, उसमें खत्म होना चाहिए, ये डिबेट होगा, और शायद ये एक और चेंज आ सकता है, जिससे 35 गज दूर तो फिर दूरबीन चाहिए यार, अंपायर को कैसे उसको पता चलेगा? और यहाँ पर दोनों बार फायदा इंग्लैंड का हुआ, थैंक गॉड। अगर फायदा उल्टा हुआ होता तो कहानी मुझे नहीं पता सुनील जी की क्या सोच होती, या मेरी या अशोक जी की क्या होती, लेकिन इंग्लैंड वाले तो भैया राशन लेके चढ़ गए होते कि हम इसी वजह से हारे। बिल्कुल ठीक। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जल्दी आईसीसी इस पर बातचीत करे और इसे दुरुस्त करके ठीक करे। हमारी चर्चा आज यहीं पर समाप्त होती है, और इस चर्चा की समाप्ति पर एक जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हम सबके सामने खड़ा है कि क्या कुलदीप यादव शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस चर्चा को यही पर मैं विराम देता हूं। पर इस पे मैं सवाल एक कर देता हूं कि कुलदीप यादव एक बार फिर एक पैसेंजर की भूमिका में दिखाई देंगे। बिल्कुल, हालांकि प्रकाश जी कहते कि पहला मैच 2 में। अब आप अशोक जी आप तय कर लो, आपको ईशान किशन टीम में चाहिए, बेंच पे बैठा रहे चलेगा, या आपको कुलदीप यादव खिलाना है? आप डिसाइड करें। कुलदीप यादव ने तो बेंच पे गड्ढा कर दिया सर, कुलदीप यादव ने तो बेंच पे गड्ढा कर दिया बैठे बैठे 2 साल से। किसी और को मौका दो, किसी और को मौका दो दूसरा गड्ढा करने के लिए, किसी और। बिल्कुल, अशोक जी कह रहे हैं कि बेंच पे कुलदीप यादव ने गड्ढा कर दिया है। सुनील कह रहा है ना, दूसरा बिठा दो ताकि एटलीस्ट 2 गड्ढे बन जाए ना इकट्ठे, 2 लोग बैठे तो लाइनें तो अलग हो जाएंगी कम से कम। थैंक यू वेरी मच अशोक मल्होत्रा सर, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर। आपको भी, और सुनील सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शो में यानी कि क्रिकेट स्पेशल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।